प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री आज जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। वर्ष 2019 के बाद यह पहला व्यक्तिगत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है। यह समिट भविष्य के सहयोग वाले क्षेत्रों की पहचान करने और संस्थागत विकास की समीक्षा करने का एक उपयोगी अवसर प्रदान करेगा। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में सदस्य देश के रूप में भारत समेत ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के निमंत्रण पर कई अन्य वैश्विक नेता भी हिस्सा ले रहे हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री आज कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कल जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स बिजनेस फोरम लीडर्स डायलॉग में हिस्सा लिया। बिजनेस फोरम में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के अलावा निवेश और व्यापार सहित सदस्य देशों के बीच कृषि क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देने पर हुई चर्चा। ब्रिक्स बिजनेस फोरम लीडर्स डायलॉग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जल्द ही भारत बन जाएगा $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। कहा, आने वाले वर्षों में भारत बनेगा दुनिया का विकास इंजन। प्रधानमंत्री मोदी ने जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स लीडर्स रिट्रीट में शिरकत की। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर ब्रिक्स देशों के नेता मौजूद थे। जोहान्सबर्ग के होटल में आर्य समाज के अध्यक्ष आरती नानकनंदा शानंद और भारतीय समुदाय के एक सदस्य ने पीएम मोदी को राखी बांधी। प्रधानमंत्री मोदी को जोहान्सबर्ग में निर्माणाधीन स्वामीनारायण मंदिर की 3D छवि दिखाई गई। मंदिर 2025 तक बनकर तैयार होगा। यह अफ्रीका में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के लिए आज का दिन होने जा रहा है ऐतिहासिक। देश का चंद्रयान 3 मिशन इतिहास रचने की दहलीज के करीब। मिशन का लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह से महज 25 से 150 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगा रहा है। आज शाम यह चांद की सतह पर करेगा सॉफ्ट लैंडिंग। चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल आज शाम चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए तैयार। लैंडर मॉड्यूल आज शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने का करेगा प्रयास। चंद्रयान 3 मिशन के लैंडिंग ऑपरेशन का आज किया जाएगा सीधा प्रसारण। भारतीय समय अनुसार आज शाम 5:20 पर शुरू होगा सजीव प्रसारण। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा, चंद्रयान 3 का मिशन कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है और चंद्रमा के चारों ओर सहजता से लगा रहा है चक्कर। लैंडिंग की प्रक्रिया है बेहद नाजुक और जटिल। इसके लिए अंतिम 15 मिनट होंगे सबसे अहम। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने से पैराशूट की मदद से लैंडर उतरेगा और इसके लिए लैंडर में लगाए गए हैं रॉकेट। लैंडर की चाल को नियंत्रित करके धीमी गति से सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश होगी। चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद लैंडर पृथ्वी पर भेजेगा सिग्नल। लैंडर विक्रम के अंदर है रोवर प्रज्ञान। इसरो ने लगभग 70 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडर के कैमरे से भेजी गई चंद्रमा की तस्वीरें जारी की। इसरो ने अपने महत्वाकांक्षी मिशन के लिए कई वर्षों तक की है काफी मेहनत। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कराकर ऐसा कराने वाला पहला देश बन जाएगा भारत। कई संगठन और शिक्षण संस्थाओं ने इस क्षण की लाइव रिले का इंतजाम किया। बेंगलुरु में इस ऐतिहासिक क्षण के लाइव स्क्रीनिंग के लिए किए गए हैं विशेष प्रबंध। बेंगलुरु में इसरो के पूर्व वैज्ञानिक घटना के सीधे प्रसारण की करेंगे लाइव कमेंट्री। कई विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में भी मून लैंडिंग का किया जाएगा सजीव प्रसारण। नई दिल्ली के नेहरू तारामंडल में आज चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर एक विशेष कार्यक्रम द मून शो का किया जाएगा आयोजन। नेहरू तारामंडल में आयोजित होने वाले द मून शो और चंद्रयान 3 पर आधारित प्रदर्शनी में आम लोग निःशुल्क हिस्सा ले सकते हैं। इसके लिए नेहरू तारामंडल की वेबसाइट पर जाकर कराना होगा अपना पंजीकरण। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने सरकारी स्कूल के बच्चों को चंद्रयान 3 मिशन का सीधा प्रसारण दिखाने का लिया निर्णय। यूपी में आज शाम 5:15 से 6:15 तक खुलेंगे सभी सरकारी स्कूल। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए पूरा देश कर रहा है प्रार्थनाएं। अलग अलग मजहबों के लोग प्रार्थनाएं कर सफलता की दुआएं मांग रहे हैं। बेंगलुरु के इस्कॉन मंदिर में भी की गई आरती। विदेशों में भी चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं। अमेरिका के वर्जीनिया और न्यू जर्सी में हवन पूजन किया गया।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गोवा विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। गोवा के राजभवन में राज्य के जनजातीय समूह के सदस्यों के साथ बातचीत भी करेंगी। राष्ट्रपति आज पोरवोरिम में गोवा विधानसभा को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले कल राष्ट्रपति ने पणजी के आजाद मैदान में शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की थी। उत्तर प्रदेश में वाराणसी में आज से G20 संस्कृति कार्य समूह की चौथी बैठक का आयोजन। संस्कृति को नीति निर्माण के केंद्र में रखना है बैठक का उद्देश्य। 26 अगस्त को संस्कृति मंत्रियों की बैठक के साथ समाप्त होने वाली इस कार्य समूह बैठक में G20 कल्चर शेपिंग द ग्लोबल नैरेटिव फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ पर वैश्विक विषयगत वेबिनार रिपोर्ट भी जारी की जाएगी। जयपुर में चल रहे G20 व्यापार और निवेश सम्मेलन में G20 सदस्यों के व्यापार और निवेश मंत्री, विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख और आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि गुलाबी नगर पहुंचेंगे। कल से शुरू हो रही इस 2 दिवसीय बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो संदेश के जरिए संबोधित करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आज 3 बजे मीडिया के सवालों का देंगे जवाब। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर दिल्ली पुलिस ने फुल ड्रेस कारकेड रिहर्सल की। रिहर्सल विभिन्न होटलों से शुरू होकर प्रगति मैदान में समाप्त हुई। मणिपुर के राज्यपाल अनसुईया उइके ने आगामी 29 अगस्त को राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। विधानसभा का सामान्य सत्र 2 सितंबर से पहले बुलाया जाना है। कर्नाटक में कावेरी नदी जल विवाद पर चर्चा के लिए बेंगलुरु के विधान सौध में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता BS येदियुरप्पा, JDS नेता HD कुमारस्वामी समेत कई अन्य नेता मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय एजेंसी ने रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के परिसर में छापेमारी की। चुनाव आयोग ने पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की मौजूदगी में राष्ट्रीय आइकन के रूप में मान्यता दी। नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। यह समझौता अगले 3 साल के लिए होगा प्रभावी। अगले आम चुनाव में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के मकसद से सचिन तेंदुलकर को नेशनल आइकन बनाने का फैसला बेहद अहम साबित हो सकता है। राजधानी दिल्ली में आज एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला। दिल्ली में कुछ स्थानों पर आज सुबह हुई बारिश। राजधानी नई दिल्ली में आज सुबह हुई बारिश से मौसम हुआ सुहावना। भीषण उमस भरी गर्मी से जूझ रहे लोगों को मिली थोड़ी राहत। वहीं मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। कहा 24 अगस्त तक सूबे में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की है संभावना। वहीं हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी। शिमला समेत 8 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने आज और कल होने वाली अपनी सभी परीक्षाएं रद्द की। पंजाब में बारिश और बाढ़ से हाल बेहाल। मौसम विभाग ने 26 अगस्त तक राज्य के कुछ जिलों में अत्यधिक वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने कहा अगले 4 दिन तक राज्य के अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, कपूरथला, पटियाला, जालंधर, नवांशहर, रूपनगर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, शहीद भगत सिंह नगर और साहिबजादा अजीत सिंह नगर में भारी बारिश की संभावना। पंजाब में बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य जारी। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की टीमें कई गैर सरकारी संगठनों की मदद से प्रभावित इलाकों में 24 घंटे कर रही है काम। शुरुआती कारोबार में BSE सेंसेक्स 216 अंक चढ़कर 65,436 पर पहुंच गया, तो वहीं NSE निफ्टी 53 अंक बढ़कर 19,450 पर पहुंच गया। शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 7 पैसे बढ़कर 83.02 पर खुला। भारतीय सराफा बाजार में सोना और चांदी महंगा हुआ है। 22 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 54,300 रुपए है। वहीं 24 कैरेट सोने की कीमत 49,220 रुपए प्रति 10 ग्राम है। इसके अलावा बाजार में चांदी की कीमतें 73,800 रुपए प्रति किलोग्राम चल रही है। भारत का विदेशी व्यापार 6 महीने में 800 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। वैश्विक मांग में मंदी के बावजूद मिली यह उपलब्धि। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने भारत की GDP वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 8.5% रहने का अनुमान लगाया है।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। नितिन गडकरी के अनुसार यह कार्यक्रम न सिर्फ भारत में कारों की सुरक्षा बढ़ाएगा, बल्कि देश में निर्मित वाहनों के लिए उच्च निर्यात गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालयों को वितरण और जुड़ाव को अधिकतम करने के लिए पूरे देश के दृष्टिकोण पर ध्यान देने के साथ प्रक्रियाओं को सरल बनाने का प्रयास करना चाहिए। केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने कहा है कि 2030 तक देश में स्थापित कुल बिजली उत्पादन क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 65% होगी। मंत्री ने कहा कि देश में फिलहाल हरित बिजली की स्थापित क्षमता 1,86,000 मेगावाट है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मोदी सरकार किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए फैसला करती है। फिनटेक कंपनियों द्वारा किए गए लोन वितरण में 21% का इजाफा हुआ है। फिनटेक कंपनियों ने वित्त वर्ष 2022-23 में 92,267 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया है। रूस से भारत के कच्चे तेल के आयात में बीते 9 महीनों में पहली बार गिरावट आई। वहीं सऊदी अरब से कच्चे तेल का आयात 2 से 2.5 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। यूएई के साथ आयातित कच्चे तेल का भुगतान स्थानीय मुद्रा में करने की शुरुआत के बाद सरकार अब भारतीय कारोबारियों के लिए एसओपी तैयार करने जा रही है। बता दें कि पिछले दिनों में कई देशों ने भारतीय रुपए में कारोबार करने में दिलचस्पी दिखाई है। वित्त मंत्रालय ने जुलाई 2023 के लिए मासिक आर्थिक समीक्षा जारी कर दी है। इस समीक्षा में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के कारण आने वाले महीनों में खाद्य महंगाई में कमी आने की उम्मीद जताई गई है। समीक्षा में यह भी कहा गया है कि भारत 2030 की निर्धारित समय सीमा से बहुत पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक का सतत विकास लक्ष्य हासिल कर लेगा। किसानों और उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने प्याज की बढ़ी कीमतों को नियंत्रण में रखने और किसानों को उचित दाम दिलाने के लिए बफर स्टॉक में 2 लाख टन अतिरिक्त प्याज किसानों से खरीदने का फैसला किया है। ओणम, रक्षाबंधन और कृष्ण जन्माष्टमी जैसे आगामी त्योहारों के लिए चीनी की मजबूत मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अगस्त महीने के लिए 2 LMT का अतिरिक्त कोटा आवंटित किया है। पेरू के उबिनास ज्वालामुखी में अचानक 2 विस्फोट हो गए, जिससे आसपास के शहर राख से ढक गए। पेरू के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी उबिनास ने 3,500 मीटर की ऊंचाई तक राख को धुआं निकला। जुलाई माह की शुरुआत में भी 4 विस्फोट हुए थे, जिसके बाद 60 दिनों की आपात स्थिति की घोषणा कर दी गई थी। मेक्सिको में एक सड़क दुर्घटना में कुल 16 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक वेनेजुएला का नागरिक भी शामिल है। बस के एक ट्रेलर से दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद करीब 36 यात्री घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। तुर्की के उत्तर पश्चिमी प्रांत कनाक्कले के कई गांव तक जंगलों की आग फैल गई। हालांकि क्षेत्र को पहले ही खाली करा लिया गया था। दक्षिण मध्य चिली में भारी बारिश के चलते टेनो नदी में बाढ़ की स्थिति बन गई है, जिससे सैकड़ों लोग प्रभावित हुए हैं। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक ने 4 क्षेत्रों में आपातकाल घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि 26,000 लोग इसके कारण बेघर और लगभग 38,000 लोग बिजली से वंचित हैं। उष्णकटिबंधीय तूफान फ्रैंकलिन के कैरिबियन पहुंचने के बाद कोलंबिया के तटीय शहर की सड़क पर पानी भर गया। सुबह से ही भारी बारिश के कारण कार्टाजेना में जनजीवन प्रभावित हुआ है। 2 साल की समीक्षा और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी को हरी झंडी मिलने के बाद जापान ने फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से उपचारित रेडियोधर्मी अपशिष्ट जल को प्रशांत महासागर में छोड़ने को मंजूरी दे दी है। हालांकि कई महीनों से जापान के इस कदम का वैश्विक विरोध हो रहा है। लंबे जद्दोजहद और राजनीतिक गतिरोध के बाद आखिरकार थाईलैंड को नया प्रधानमंत्री मिल गया है। संसद के संयुक्त अधिवेशन में रियल एस्टेट दिग्गज श्रेथा थाविसिन ने प्रधानमंत्री बनने के लिए थाईलैंड की संसद का समर्थन हासिल कर लिया। आम चुनाव से पहले श्रेथा थाविसिन के प्रधानमंत्री बनने की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि सेना विरोधी माने जाने वाली पीटा लिमजारोएन राट की प्रगतिशील मूव फॉरवर्ड पार्टी मई में हुए आम चुनाव में पहले स्थान पर रही थी, लेकिन थाई संसद ने उनकी उम्मीदवारी के खिलाफ मतदान किया। पूर्वोत्तर ग्रीस के जंगल भीषण आग से धधक रहे हैं। हजारों एकड़ की जमीन पर फैली आग ने फसलों को बर्बाद कर दिया है। हजारों लोग अपने घरों को छोड़कर विस्थापितों की जिंदगी जीने पर मजबूर हैं।
ग्रीस के बंदरगाह शहर एलेक्जेंड्रोपोलिस के पास जंगल की आग से निपटने के प्रयासों में 16 विमान और सैकड़ों अग्निशामक और सैन्य कर्मियों की संयुक्त टुकड़ी भीषण आग पर काबू पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भारत के युवा शतरंज खिलाड़ी आर प्रगन्नानंदा और विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन के बीच खेला गया FIDE विश्व कप के फाइनल का पहला मुकाबला बराबरी पर समाप्त हुआ। दूसरे राउंड का मुकाबला आज। दोनों खिलाड़ियों ने 35 सालों के बाद ड्रॉ पर सहमति जताई। प्रगन्नानंदा FIDE विश्व कप का फाइनल खेलने वाले केवल दूसरे भारतीय हैं। भारतीय युवा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। लक्ष्य ने दूसरे दौर के मुकाबले में कोरिया के जियोन हॉक चीन को सीधे गेम में हराया। वहीं HS प्रणॉय भी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में अपना मुकाबला जीतकर प्रतियोगिता के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। प्रणॉय ने इंडोनेशिया के चिकिओरा वी वॉर्डोयो को मात दी। महिला एकल में भारत की PV सिंधु का सफर दूसरे दौर में समाप्त हो गया है। सिंधु को दूसरे दौर के मैच में जापान की नोजोमी ओकुहारा ने हराने में सफलता पाई। भारत और आयरलैंड के बीच 3 मैच की T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज डबलिन में खेला जाएगा, जहां भारतीय टीम की नजर सीरीज को 3-0 से क्लीन स्वीप करने पर रहेगी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैच की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 142 रन से जीता। 3 मैच की सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त। इंग्लैंड की बाएं हाथ के स्पिनर एलेक्स हार्टले ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। हार्टले 2017 वनडे वर्ल्ड कप की विजेता इंग्लैंड टीम का हिस्सा रही थी। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने जर्मनी में चल रहे 4 देशों के टूर्नामेंट में मंगलवार को स्पेन की टीम को 2-1 से हरा दिया। भारत की ओर से अनु और साक्षी राणा ने 1-1 गोल किए। महिलाओं की एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन झारखंड की राजधानी रांची करेगा। इस बात की जानकारी हॉकी इंडिया ने रांची में एक कार्यक्रम के दौरान दी। तीरंदाजी विश्व कप चरण 4 में भारतीय महिला रिकर्व टीम को कांस्य पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाली सिमरनजीत कौर ने आगे भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई। दिल्ली स्थित सिरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चुनाव आयोग के वार्षिक खेल समाप्त सप्ताह की शुरुआत हुई, जिसका शुभारंभ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने किया। मैनचेस्टर यूनाइटेड के मिडफील्डर मैसन माउंट इंजरी के चलते प्रीमियर लीग के अगले 2 मुकाबलों में टीम के साथ नहीं उतरेंगे मैदान पर। बर्नले ने एरोन रामसे को एस्टन विला से 12 मिलियन पाउंड में किया साइन। 5 साल के अनुबंध पर रामसे ने जताई सहमति। इंग्लैंड के रग्बी टीम के कप्तान ओवेन फैरेल पर लगा 2 मैच का प्रतिबंध। विश्व कप पूल गेम्स के 2 मैच में नहीं आएंगे नजर। अभिनेता सनी देओल और रमीशा पटेल की फिल्म गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही है। रिलीज के 12वें दिन गदर 2 की कमाई 400 करोड़ रुपए के पार हो गई है। वहीं अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी की फिल्म ओ माय गॉड 2 ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक 120 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म जेलर भी बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर रही है। 12 दिनों में जेलर की कमाई 300 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गई है। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान की आगामी फिल्म जवान में जबरदस्त एक्शन की उम्मीद है। दुनिया भर के 6 अलग अलग एक्शन डायरेक्टर्स फिल्म में नया जोश भरेंगे, जिनमें स्पाइरो, रजाटोस, यानिक बेन और क्रेग मैके जैसे फेमस चेहरे शामिल हैं। सेंसर बोर्ड ने आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 को हरी झंडी दे दी है। CBFC ने फिल्म को US सर्टिफिकेट दिया है। फिल्म ड्रीम गर्ल 2 का नया गाना जमुना पार रिलीज हो गया है। फिल्म 25 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है। अनुभवी अभिनेता रघुवीर यादव और सीमा पाहवा जल्द ही जेमी लीवर और अनुराग मल्हान के साथ आगामी पारिवारिक ड्रामा यात्रीज में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन हरीश व्यास कर रहे हैं। दिग्गज फिल्म अभिनेता के मेनन की फिल्म लव ऑल 1 सितंबर 2023 को रिलीज होगी। अभिनेता चिरंजीवी की नई फिल्म मेगा 157 की घोषणा की गई है। फिल्म का निर्देशन वशिष्ठ करेंगे। वाराणसी में रूसी फिल्म महोत्सव 2023 में दिखाए जाएंगे 5 रूसी फिल्म समारोह 25 से 27 अगस्त तक चलेगा। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स इंडिया की वेब सीरीज खाकी के दूसरे सीजन की घोषणा कर दी गई है। नेटफ्लिक्स इंडिया ने अपने आधिकारिक अकाउंट पर खाकी 2 की घोषणा की।
इस वेब सीरीज को भी नीरज पांडे बना रहे हैं। वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर पिछले साल नवंबर में रिलीज हुई थी।